नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि हम केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट के लिए है। हमने कल चर्चा की थी भारतीय पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास और उसके बारे में हमने प्राचीन काल में किस किस प्रकार से लाइब्रेरी जो है डेवलप हुई उसके बारे में चर्चा की। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बौद्ध और जैन मठों में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ। तो बौद्ध और जैन मठों में पुस्तकालय का विकास इस प्रकार से हुआ कि जितनी भी बातें मौखिक तौर पे कही जाती थी उनको बाद में लिपिबद्ध कर कर भोजपत्रों या अर्थात पांडुलिपियों पर लिखकर रखा जाता था। वह रखने का चलन इसलिए आया ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वह पिछली बातों को आसानी से पढ़कर अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकें, अर्थात नॉलेज का एक्सपेंड कर सकें, एक्सटेंशन दे सकें। इसलिए उन्होंने बौद्ध और जैन मठों में जो पांडुलिपियां थी उनको संरक्षित करने का काम किया और उसको संरक्षित वो एक पुस्तकालय के तहत किया करते थे। उसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जिस किसी को एक ड्यूटी दी जाती थी ताकि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको पुस्तकों के बारे में, उन पांडुलिपियों के बारे में बताए, उनको वो इश्यू करे और वापस उनको यथोचित स्थान पर रखे और संरक्षित करे। ऐसा काम बौद्ध और जैन मठों में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होने लगा और जो कि पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी हम जब चाइना, तिब्बत और थाईलैंड और यहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से पुस्तकालयों का जो है विकास हुआ। अगर हम जैन मठों की बात करें तो आप जहाँ भी जाएंगे, जैन तीर्थंकर जितने भी जहाँ पर भी गए, वहाँ पर कुछ ना कुछ पुस्तकालयों या पांडुलिपियों का संरक्षण आज भी मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, मुगल काल में पुस्तकालयों का विकास। तो हम जैसे देखते हैं कि जब मुगल्स भारत में आए तो उन्होंने अलग अलग तरीके के पुस्तकालयों का विकास किया। वह विकास करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब वह वहाँ से आए तो यहाँ की भाषा में जितना भी लिटरेचर है वो उसे पढ़ना चाहते थे। तो पढ़ने के लिए उन्होंने मकतब खाना अर्थात अनुवाद सेंटर खोले, ट्रांसलेशन सेंटर खोले, जो संस्कृत को पारसी भाषा में यानी फारसी भाषा में बदलना चाहते थे ताकि आसानी से आप भारतीय लिटरेचर को पढ़ सकें। इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और तो और मध्यकालीन भारत में हम जब देखते हैं तो गुलाम वंश के बहुत सारे शासक थे जिन्होंने पुस्तकालयों का विकास किया। इसमें पांडुलिपियों को बचा कर रखा गया, उनको पढ़ा गया, उसको फारसी भाषा में बदला गया, उनका चित्रांकन पर विचार किया गया और कैलीग्राफी पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इस प्रकार से मुगल काल में भी जो लाइब्रेरीज थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसी प्रकार से जब हम ब्रिटिश टाइम में आते हैं, ब्रिटिश एरा में आते हैं, तो इसमें उन्होंने ये महसूस किया क्योंकि उनके यहाँ पर लाइब्रेरीज का चलन पहले से ही था। तो यहाँ पर आकर उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी और या ऐसे रीडिंग सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए जिसके थ्रू लोग पढ़ सकते थे और उनको जान सकते थे। और उन्होंने आधुनिक समय में इन किताबों को, लाइब्रेरीज को सूचीकरण करना और वर्गीकरण करना अर्थात कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन करना भी शुरू कर दिया ताकि इजीली लोगों का समय बच सके और वह अपने वांछित सामग्री अर्थात ज्ञान तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने अलग अलग कॉलेज, विश्वविद्यालय में ऐसी लाइब्रेरीज की शुरुआत करी ताकि बच्चे वहाँ पर बैठकर अलग अलग ज्ञान का वर्धन कर सकें। इसी कड़ी में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने और इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में स्थापित की। इसी कड़ी में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में भी आपने देखा है भारत में आया, जो कि पूरे भारत में अलग अलग एक्ट के रूप में आप देखते हैं कि आया है। तो इसका अर्थात ये है कि इंपीरियल लाइब्रेरी जो बाद में चलकर नेशनल लाइब्रेरी के रूप में सामने आई, तो जो ब्रिटिश एरा था उन्होंने लाइब्रेरी के चलन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाते चले गए। होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। चलिए आगे चलते हैं, इसके अगले क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या महत्व है?
भारत का राष्ट्र पुस्तकालय कोलकाता, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अन्य जो जितनी भी सामग्री थी पूरे भारतवर्ष में जो भी छपती थी उसको एक लीगल डिपॉजिटरी बना दिया। अर्थात भारत में 4 लीगल डिपॉजिटरीज हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा जो है वो भारत का राष्ट्र पुस्तकालय, जिसे नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं, उसको बनाया गया। वह आज भारत में जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं या जो भी हैं, ग्रंथ सूची है, बिब्लियोग्राफी है, बायोग्राफी है, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको सबको वो संग्रहित कर कर रखता है, ताकि ज्ञान, जिनको भी ज्ञान की आवश्यकता है, जिनको ज्ञान का वर्धन है, जो अपना ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह भारत की राष्ट्र पुस्तकालय जो है कलकत्ता में जो स्थित है, वह इस सब प्रकार की जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस और नए आंसर्स के साथ, आपसे नए विषयों पर चर्चा करने के लिए। अभी हमारी ये यूनिट बाकी है, ये यूनिट 1 चल रही है बेटा। ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे देखते रहें, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइब्रेरियन का, उनको इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चे, सभी को नमस्ते। कल फिर दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बेटा, नमस्ते।